रिसर्च पे ही क्या प्रॉब्लम आती है? एक मिनट बेटा, कुछ लिखते हैं। तो हम लोग उसी मेथड पे चलेंगे कि हमारे सामने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इंक्लूड करते चलें अपने रिसर्च में, जिनको हम लोग अपने काम में, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा हम सोचते हैं कि हम इस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई चीज, नई उपलब्धि ले आना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग फिर से चलेंगे रिसर्च मेथड पे, कि हमारा रिसर्च मेथड क्या होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ हमने रिसर्च वर्क किया। तो हेलो, जी मैम। हाँ बैक हो जा रहा है मुझसे। मैम आपकी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही, पर मैं देख नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे अनईजी सा लग रहा है। एक मिनट में फिर से खोल लूँ। अब ठीक है। ताकि हमारी रिसर्च का जो गुणवत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे रिसर्च की क्या गुणवत्ता रही है और किस प्रकार से हमने अपने शोध कार्य को किया है, तो उसी प्रक्रिया पे हम फिर से चलेंगे कि हमारी रिसर्च जब हम करें, हमारा थीसिस कंप्लीट हो जाए और हम एक डॉक्टरेट की उपाधि लेने जाएं, तो उसके पहले जो भी हमारी कमियां हैं उसको एकदम कंप्लीट कर लें। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमारे पास जब हम कोई टॉपिक लेते हैं तो उसका, जब हम अध्याय निर्धारित करते हैं, जब हम उसका एक चैप्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें एक दिक्कत आती है। अभी एक मैंने देखा कि बीएचयू में सेमिनार आयोजन हो रहा है, आप लोगों को मैं भेज दूंगी, मैडम को दे दूंगी, मैडम आप लोग तक पहुंचा देंगी। तो उन्होंने देखिए कबीर के दोहों पे अनगिनत टॉपिक बनाए। सेमिनार में भी यही प्रक्रिया होती है कि हम उसको टॉपिक देते हैं ताकि हमारी जो बाहर के लोग हों या अन्य लोग हों, शोध छात्र हों या हमारे प्रोफेसर लेक्चरर हों, वो यदि कोई विषय लिखना चाहें तो ऐसा ना हो कि अरे मैं तो ये विषय कबीर दास पे चाह रहा था और ये मेरे पास ये तो इसमें टॉपिक ही नहीं है। इसमें मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लोग तक मैं उसको भेजूंगी कि कैसे उन्होंने कभी, कम से कम उन्होंने भैया हाँ जल्दी से आप लोग को ही बोलना है, ठीक है? तो वो चैप्टर आप जब देखेंगे कबीर दास के ऊपर किस प्रकार बना है कि इतने सारे चैप्टर आ गए हैं, और हमें उससे कैसे आइडिया एक मिलेगा कि हम अभी इस बार कोई नहीं हंसा था, हम कर सकें अपना चैप्टर। और फिर हम अपने जो हमारा विषय रहे, जरूरी नहीं कि हमने कबीरदास बोल दिया या उन्होंने आपको कोई और विषय बोल दिया तो वही रहे, हमारा अपना जो विषय रहे उस पे हम कैसे, इससे आपको एक मतलब रास्ता मिलेगा कि कैसे हम अपना पाठ्यक्रम के आगे जो हमारा शोध है उसमें कैसे हम अपने को अध्याय निर्धारित करके, और उसके अंतर, यदि मान लीजिए हमने 5 अध्याय रख लिए तो 4 से 5 अध्याय जनरली लोग रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ और चीजें रह गई तो उनको हम कैसे ले, तो उन अध्यायों के अंदर आप कुछ अध्याय इंक्लूड करके उसमें ऐड कर सकते हैं और आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे पिछली बार भी इस तरह की बात आप लोगों द्वारा भी उठी थी और मेरे द्वारा भी ये बताई गई थी कि हम अपना जो भी रिसर्च का काम करें, शोध का कार्य करें, तो उसमें अपने लिए दरवाजे खुले रखें कि कभी भी हमें कोई ऐसी नई चीज मिलती है तो हम अपने शोध कार्य में उसको ले सकें और अपना काम एक सुगमता से उसमें अपने आप को ढाल सके और हमारा अच्छे से उसमें काम हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वैदिक काल में जो हमारी संगीत की परिस्थिति थी, वैसा ही हमारा आगे चलकर उन्हीं को आधार मान करके हम लोग आगे अपनी संगीत की जो हमारी स्थितियां रही हैं, संगीत का जो इतिहास रहा है, संगीत का जो विकास रहा है, संगीत के राज से और कौन कौन से हमारे द्वार खुले,
उसके बारे में जो हमारी आदिकाल से संगीत की बात, जो हमारी वैदिक काल में जो स्थिति थी, सामवेद में जो स्थिति दिखाई गई, उसके बाद से नाट्य शास्त्र में जो स्थिति दिखाई गई, लगभग उन्हीं को लेकर के आज तक हमारे जो विद्वान हैं शोध करते चले आ रहे हैं। और वही हमारा एक मूलभूत आधार, जिसको कहते हैं कि वेद ही हमारा मूलभूत आधार है। वेद की मूलकता ही हमारी संगीत की मूलकता है। वेद से ही हम अपने को स्थापित मानते हैं, जड़ मानते हैं वेद में ही। अपने संगीत का ही है, चाहे कह लीजिए विद्या का है, चाहे संस्कृत के श्लोकों का है। हर चीज में आज देख रहे हैं वेदों पे बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं। हमारे देश में भी हो रहे हैं, बाहर के देश में भी हो रहे हैं, और बाहर के देश इससे प्रभावित होकर के इस पे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर इस चीज से अछूते रह गए। और आगे हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी जो नए युग के बच्चे हैं, उनमें वेदों के प्रति एक रुझान बढ़ रहा है। और वेद के हमारे जो गणित है, वेद मैथमेटिक्स, उनको भी सिलेबस में ले आने की एक बार चर्चा चल रही है इस बार, कि वेद मैथ को भी ले आया जाए, वेद गणित को भी हमारे सिलेबस में ले आया जाए। क्योंकि वेद की जो गणित थे, वेद के जो अर्थशास्त्र थे, वेद के जो दर्शन है, वेद के जो संगीत है, उनका कहीं भी आज तक कोई ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, समुंदर के भात है कि कोई उसका आदि नहीं अभी तक हुआ, ना कोई अंत हुआ। यानी कि उसमें बहुत ही अभी भी गहन खोज की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वेदों जो हमारे निर्माण किए, ऋषि मुनि जो हमारे उसको आधार माने, किस प्रकार से माने। तो हम लोग यदि वेदों को आधार मान करके अपने संगीत शोध का काम शुरू करते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत एक नया रास्ता रहेगा। बहुत से ऐसे आपको हो सकता हो कि आपके सामने व्यथा आए कि किस प्रकार से हम वेद पे करते हैं, तो सामने वाला ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपने वेद ही क्यों चुना, वेद ही क्यों आपने एक शीर्षक लिया जिससे कि वेद पे ही हमारा शोध हो। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा आप लोग एक अपना बात रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बात के द्वारा उनको एक कह लीजिए उत्तर दे सकते हैं कि वेद ही मूलभूत हमारा आधार है, वेद ही हमारी जननी है, वेद में ही अभी इतने खोज हैं जो कि हमारा क्या माइक ऑफ तो नहीं है, ऑन है। वेद ही हमारे हमारी मूलभूत आधार है। वेद में ही जो चीजें ली गई हैं उन्हीं को लेकर के आज तक एक खोज चली आ रही है। जब हम इसको ले चलते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो हमारे संगीत पद्धतियां दो भागों में विभक्त हुई, कर्नाटक और उत्तर भारतीय, तो आज भी हमारे जो उत्तर भारतीय संगीत की स्थिति है वो लगभग वेदों को आधार मान करके ही आज भी चल रही है। किस प्रकार से उसके मंत्र गे थे, मंत्र को गाते थे, और किस प्रकार मंत्र द्वारा ही संगीत की शिक्षा आरंभ की जाती थी। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में उस चीज को नहीं ली जा रही, उत्तर भारत में भी ली जा रही है। लेकिन उत्तर भारत में कुछ संगीत तो जो हमारे बाह्य देश आक्रमण किए, बाह्य लोग आए, एक पहले हमारे यवन आए, फिर मुगल आए, तो इन लोगों की वजह से थोड़ा हमारा संगीत प्रभावित हुआ, और हमारे संगीत में मुगलिया संगीत भी काफी असर रहा, जिसकी वजह से कह ले तो संगीत एक मिलावटी हो गया है, मिला हुआ संगीत हो गया है मुगल का और उत्तर भारत का। जिसकी वजह से जो कहा जाता है कि जो हमारे वेद वाली संगीत की स्थिति थी उसको नहीं उसको थोड़ा सा हटा करके, और हम लोग सूफी संगीत कह लीजिए, या फिर और जो हमारे संगीत पर्शियन संगीत है उनको मिला करके हमारी थोड़ी उत्तर भारत संगीत की स्थिति थोड़ी सी बदल गई। और कर्नाटक संगीत की आज भी हमारी जो है वेद को ही आधार मान करके, वेद में जिस प्रकार से गायन वादन और नृत्य की प्रक्रिया थी उसी को आधार मान के, मूलभूत आधार मान करके आज तक हम लोग चले आ रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं।
वेद को यदि हम लोग आधार मानते हैं, वेद को यदि हम लोग अपना शोध शीर्षक के द्वारा हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं, तो इसमें जो आप लोगों की एक दिक्कत आ सकती है कि जब हम वेद पे कुछ काम करने चलते हैं, अपना शोध शीर्षक पे यदि हम उस पे चैप्टर लेते हैं जो उसके अंतर्गत हम लोग रखना चाहते हैं वेदों के अंतर्गत, तो हमें ऐसा बच्चों द्वारा हमें भी महसूस हुआ कि उन लोगों को जो कह लीजिए कि सामग्री जो हमारे शोध के लिए चाहिए, या जो इंग्लिश में सही शब्द होता है मैटर चाहिए, वो मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार यही लगता है कि हमने यहाँ से ये चीज उठाई है और ये हमारा पुनः जो है ऐसा ना हो कि जो आजकल संगीत में आपका प्लेगरिज्म का सिद्धांत है उसमें हम आ जाएं और हमें उससे उस रास्ते से गुजरना पड़े। तो वेद के लिए यह हमारा मानना है कि जैसे अभी कल भी एक छात्र ने बोला कि मैडम मैंने तो यहाँ से उठाया, उनका संस्थागत शिक्षा पे शीर्षक है, तो उन्होंने बोला कि मैडम मैंने यहाँ से उठाया, पर यहाँ पे मुझे अभी जैसे जैसे आप खोज में डूबते चलते हैं बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जब तक नहीं डूबते हैं तब तक आपको कुछ भी मिलता नहीं है। तो उनके साथ भी ऐसे हुआ, 1 साल लगभग उनको बहुत परेशानी हुई, पर अब उनको रोज नई चीजें मिलती जाती हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा कि आपने, हो सकता हो कि आपने वेद पे कोई चीज अपना शीर्षक लिया, चाहे किसी भी वेद, ये तो मैं एक बात रख रही हूँ कि वेद ही अभी आज मैंने उठा लिया, तो कोई भी शीर्षक हो, चाहे आपका लोकगीत हो, चाहे गायन वादन में कोई और हो, चाहे आपका नृत्य में हो, जो भी आपका हो, तो यदि आपके सामने ये समस्या आती है कि हमने तो ये जो उठाया अपना मैटर, वो मैटर हमारा पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको एकदम गहराई से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं बेटा, तो ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं अंतर वहां पे मेरे पास आ जाता है कि उन्होंने जो बात लिखी है, चाहे वो दूसरे राइटर उसी टॉपिक पे लिखे हो और आप लिखे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका अंतर दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसे हमें छोड़ देना है कि नहीं ये तो रिपीटेशन में आ सकते हैं, हम प्लेगरिज्म में फंस सकते हैं, हमने यहाँ से उठा लिया, तो आप उसको इंगित करके पुनः कि हमने ये चीज यहाँ से लिया और मैंने यहाँ पे अपने शोध ग्रंथ में इसको लिखा हुआ है, लेकिन जब हम आगे अपना शोध का कार्य किए तो हमें यहाँ पे ये चीज दूसरे तरीके से मिली, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि हम अपने शोध ग्रंथ में इसको भी लिखें और हमारे शोध को और सुचारू रूप से बनाने में ये हमें बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। जैसी बात हमारी अधूरी रह गई कि जो हमारी बच्ची थी उसने बोला कि संस्थागत शिक्षा पे उसका शोध का कार्य चल रहा है, तो उसने बोला कि मैडम मैंने तो संस्थागत शिक्षा पे यहाँ से लिया कि किताबियों द्वारा और किताबों द्वारा पत्र जो हमारे और अलग अलग जो घर में बैठ के ट्यूशन सिखा रहे हैं उनके द्वारा, या फिर जो कहीं अपने घर में ही खोल लिए हैं एक शिक्षण संस्थान संगीत की, उनके द्वारा, या यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों द्वारा संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई। लेकिन अभी मुझे ऐसा मिला कहीं बिहार के किसी उसमें लाइब्रेरी में, ऑनलाइन ही उन्होंने सर्च किया था, वहां पे उनको मिला एक शोध ग्रंथ में कि किस प्रकार से हमारे जन संचार के माध्यम से भी, जो कि आजकल बहुत आम बात है, जन संचार के माध्यम से हमारी संगीत शिक्षा हो रही है, लेकिन ये हमारे लिए आज आम बात है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर ले रहे हैं, ऑनलाइन संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, या फिर हम अपनी रिकॉर्डिंग भेज करके उनको सुना करके फिर वापस उनसे हम अपने बारे में एक प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो ऐसा तो पहले नहीं था, पहले तो ऑनलाइन का कोई मेथड नहीं था, लेकिन टेप रिकॉर्डिंग की व्यवस्था पहले भी थी। और इसके अलावा हमारी जो व्यवस्था थी जनसंचार के, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं है, जनसंचार का माध्यम अखबार और मैगजीन भी है। तो अखबारों में किस प्रकार संगीत के कुछ कुछ पॉइंट लिखे होते थे और जिससे आम आदमी, आम जनता, आम छात्र और छात्राएं जो कि संगीत में रुचि रखते हैं या संगीत में कोई कार्य आगे अपना बढ़ाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में यदि शोध का कार्य करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए कितना समझ जाइए कि उनके शोध कार्य के लिए कितना इसको क्या कहेंगे एक सही शब्द, कि जरूरी हो जाता है वो चीजें हमारे लिए, कि हम अखबार से और मैगजीन से हम यदि कोई चीज पाते हैं तो हमें अपने कार्य को कितना सुचारू रूप से करने में आसानी हो जाती है।
तो आप लोग भी जब भी रिसर्च अपना कार्य शुरू कीजिएगा, हो सकता है कुछ आप लोग शुरू भी कर चुके हो, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा कहीं हमारा यदि अखबार में, मैगजीन में या किसी किताब में, पुरानी किताब में लिखी मिल जाती है जो कि अब नहीं प्रकाशित हो रही है, तो आप उस चीज को भी अपने आपके यदि शोध शीर्षक से संबंधित है तो उसको आप लेकर के अपने शोध ग्रंथ में लिख सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि जहां से कोई भी चीज उठाते हैं तो उसको नीचे आप लोग लिखते चलेंगे कि मैंने ये चीज यहाँ से ली और मेरा विचार है इस तरीके से, उसमें कुछ बदलाव करके आप चाहे तो अपने विचार लिख करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, मैटर को आप और लंबा कर सकते हैं। तो हमारा जो एक हमारे जो शोध में एक ये समस्या आती है, हमेशा से आती है, तो हम लोग भी जब किए, हमारे बाद भी जो किए, हमारे पहले भी जो किए होंगे उनके पास ये समस्या आती होगी कि किस प्रकार से हम लोग शोध जब करते हैं तो हमारे शोध में जो मैटर होता है, जो हमारी चीजें होती हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाने से हमें लगता है कि हमें कुछ और चीजें मिलनी चाहिए। तो वो चीजें हमारी कहाँ अधूरी होती है, जब हम किसी चीज को छोड़ते चलते हैं। तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो हमारा रिपीट हो जाए, वो रिपीट होने पर भी हमें छोड़ना नहीं है, वो हमें लिखना है जब तक हमारा शोध ग्रंथ बाइंड अप होकर के आप एकदम जमा नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि हम जब कोई और चीज दोबारा से उठा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम का नहीं, उसमें हम कुछ बदलाव करके नई चीजें, नए शब्द, नई सोच डाल करके जब आप लिखेंगे, और यही हमारी शोध की प्रक्रिया होती है, जब आप लिखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, इसको हम यदि इस तरीके से करें तो एक नई चीज आपके पास आएगी और आपके उसमें शोध ग्रंथ में ये पुनः लिखी जाएगी और उसको नया रूप दे करके आप लिख सकेंगे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, और जो हमारे और छात्र जो हमारे शोध कार्य कर रहे हैं उनका भी ये नया एक्सपीरियंस है कि नया नहीं कहेंगे, ये पहले भी होता रहा है कि ये आप लोगों भी जब करेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि मैंने जब ये चीज कहीं से लिया है और फिर हमें मिल गया है, तो किस प्रकार उसको एक बदलाव करके, उसमें परिवर्तन करके, एक छोटा सा ही शब्द कोई भी जो उसके लायक हो उसमें लिख करके आप अपने शोध ग्रंथ में उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ये आप लोगों को एक हम रास्ता बता सकते हैं मेरे ख्याल से, कि यदि हमने लिख दिया कि रामा माते ने स्वरमेल कलानिधि की गणना दक्षिण पथ पद्धति के आधारभूत ग्रंथों में की है, यदि हम यही मैटर हम किसी और किताब से या किसी और शोध ग्रंथ से पाते हैं कि हम किस प्रकार से हम इसमें बदलाव कर सकें, तो हम इसमें बदलाव करने के लिए हम लिखेंगे उसमें कि यहाँ दावा करते हैं कि हम आज भी सारंग देव के संगीत को गाते हैं, कुछ राग हमारे उत्तरी रागों के मिश्रित कर दिए जाते हैं और कुछ राग हमारे दक्षिणी रागों को मिश्रित करके गाते और बजाते हैं, चाहे वो आपके शास्त्रीय संगीत की हो, चाहे वो भजन कीर्तन की हो, चाहे वो आपके उपशास्त्रीय संगीत के कोई भी गायन शैली हो, उसमें आप ये चीजें डाल सकते हैं और आप लिख सकते हैं। जब हमारे कार्य को एक गति मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है, तो ऐसा आप लोगों को भी लगेगा, ऐसा मेरा मानना भी है कि आप लोगों का एक शोध जो ग्रंथ कंप्लीट होगा, जो पूरा होगा, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये लगेगा कि नहीं, मेरा कुछ चीज अभी अधूरा रह गया है। तो ये चीज जो मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आपका बाइंड अप ना हो जाए, आप अपने लिए रास्ते खुले रखिएगा कि हम कहीं से कोई चीज यदि फिर से पाते हैं तो हम इसमें कुछ लिखना चाहें, कोई चीज ऐड करना चाहें, तो हमारे पास वो ऐड करने का रास्ता हो, चाहे वो अन्य करके आप लिखें। और यदि आपके पास कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है कि आप अपने अध्याय के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एक जगह जरूर रखिएगा कि हम उसको लास्ट में जो एक अलग से आप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और किसी अध्याय के अंतर्गत यदि आप रखना चाहे
तो उसमें भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ऐसा संगीत है कि हमारा जो बाबर का संगीत, बाबर जब हमारे आए तो मान के रखिए कि हुमायूं के पहले बाबर आए तो 14वीं शती में, 14वीं शती हमें लगता है कि 1430 या 1440 के आसपास बाबर का हम लोग समय मानते हैं। तो जब हमारे बाबर हमारे उत्तर भारतीय संगीत में ऐसा मुगलों का आक्रमण हुआ और बाबर आए, उसके बाद जो हमारी संगीत की स्थिति थी उसमें जब हम आगे हुमायूं जाते हैं, फिर हुमायूं के बाद हमारे अकबर का काल आ जाता है, तो उस समय हमारी संगीत की जो स्थिति थी वो बहुत ये शुरू से मानी गई है कि 15वीं शती का। तो राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह ग्वालियर घराने के थे और वो खुद बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता थे और खुद बहुत बड़े गायक थे। राजा मानसिंह का राज्यकाल तो उथल पुथल का था, परंतु फिर भी उन्होंने संगीत के विकास में बहुत ही योगदान दिया, बहुत ज्यादा योगदान दिया। सार्वजनिक रूप से संगीत का आयोजन भी उन्होंने किया, जिससे बाहरों को कलाकारों को बुलाते थे, बाहरी कलाकारों को, और उनको सुनते थे। उनके द्वारा जो संगीत की नई चीजें निकल के आती थी, उसको मानसिंह के दरबार में ऐसा माना जाता है कि वो एक रिटर्न में भी था, लिखा हुआ भी था कि कैसे जो हमारे बाहर के कलाकार आए हैं तो उन्होंने क्या गाया। जैसे रीवा नरेश के गायक गए थे वहां पे ग्वालियर में, तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी गायन वादन की जो नई प्रक्रिया थी उनको कैसा लगा कि वो किस तरीके से थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसा आप यदि थोड़ा सा ही अपने शहर से हट के कानपुर चले जाइए, कानपुर से हट के आप बनारस चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, उसी प्रकार से जब हम एक प्रदेश मान लीजिए, अब तो खैर रीवा भी मध्य प्रदेश में है, तो थोड़ा यूपी से टच हुआ है, तो रीवा की गायकी और हमारा ग्वालियर की गायकी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। रीवा के पास ही हमारा मैहर घराना है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही फेमस घराना है। तो इस पे भी आप लोग एक चाहें तो शोध कार्य कर सकते हैं, अपने शोध का एक अध्याय निर्धारित कर सकते हैं, शोध का शीर्षक निर्धारित कर सकते हैं, यदि आप लोगों का संगीत के से संबंधित इस तरह का है। वेद के बाद जब हम और मध्यकाल में आते हैं तो संगीत की क्या दशा है, तो उसमें जब चलते हैं तो यह आपकी शोध कार्य में इंगित लिख जाएगा कि कैसे रीवा दरबार से जब हम ग्वालियर दरबार के तरफ जाते हैं, गायकी वहाँ मानसिंह तोमर के दरबार में गायन वादन किया रीवा के गायक ने, तो जो एक नई चीज वहां पे निकल के आई, नई गायकी, नए वादन करने की शैली, नया नृत्य करने की शैली, वो किस प्रकार थी, उन्होंने मानसिंह तोमर ने अपने दरबार में रखा हुआ है। एक वहां पे लिखने वाले हर जगह बैठे रहते हैं, वहां भी थे और उन्होंने लिखा हुआ नवीन शैली के रूप में उसको सामने रखा। जो कि आप लोग को पता ही है कि मानसिंह तोमर की जो परंपरागत प्रबंध गायन शैली थी, वो ही उसी आधार पर नवीन शैली के स्वरूप को सामने रखा, जो कि ध्रुपद और धमार कही गई। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप सब लोग पढ़े हुए हैं, चूंकि रिसर्च में ही है, तो ये मास्टर में ही आप लोग जब पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो हमारे प्रबंध गायकी थी, उसके पहले ध्रुवा गायकी थी। ध्रुवा गायकी को भी ध्रुवा गायन शैली जो हमारी थी वो भी प्रबंध गायन शैली की तरह थी, और उसी को जब हम परिवर्तित करके आगे आते हैं तो ध्रुपद और धमार की गायन शैली हमारी आती है। तो जो हमारी प्रबंध गायन शैली थी उसका नया रूप कह लीजिए, नवीन शैली कह लीजिए, वो स्वरूप जो सामने आया ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर के समय, तो वो परंपरागत प्रबंध गायन शैली के आधार पर ही थी, और नवीन शैली उसका जो सामने रखा गया वो ध्रुपद और धमार के रूप में रखा गया। आज भी देखिए कि आप ग्वालियर घराने में जो टप्पा गाई जाती है, जो पंजाब घराने में जो टप्पा गाई जाती है, पटियाला घराने में जो टप्पा गाई जाती है, भारत संगीत में टप्पा गायन शैली नहीं गाई जाती है। तो ये एक अलग प्रकार की गायन शैली है जो कि पहले चलती थी।
उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सूफी संगीत का जो गायन वादन है वो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा नहीं गाई जाती है। तो ये भी आपका एक शोध का कार्य हो सकता है। शोध के काम में यदि आप इसको भी रखना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं कि कैसे थोड़े थोड़े जगहों पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी संगीत शैलियां बदल जाती है, संगीत की स्थितियां बदल जाती है, संगीत के गायन वादन करने का, नृत्य करने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो जो हमने अभी ये बात कही कि हम थोड़े थोड़े दूर पे जब हम चलते हैं तो हमारी जो गायन शैली है वो एक नवीन शैली के रूप में हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो गीत के प्रकार बहुत हैं। जैसे विष्णुपद, कुछ गीत के प्रकार को लोग विष्णुपद कहते थे। कुछ दूसरा जो प्रकार था, एक प्रकार का जो मुगल बादशाहों के समय रखी गई थी, वही विष्णुपद आगे चल के मुगल बादशाहों ने उसको ध्रुपद गायन शैली के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ आगे चलकर विद्वानों ने ऐसा माना कि जो हमारे विष्णुपद गाए और बजाए जाते थे, मुगल बादशाहों ने उसे ध्रुपद गायन शैली के रूप में मान्यता दे दी। तो ये भी हमारी एक शैली है जो कि कह लें यदि कि विष्णुपद क्या है, ऐसा विष्णुपद जो गायन प्रणाली थी वो आगे चल के मुगलों के समय कैसे परिवर्तित हो गई, कैसे नवीनीकरण लेकर के ध्रुपद गायन शैली में आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के काम आएगी जब आप अपने शोध को कार्य को और आगे गति देते चलेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी ध्रुपद गायन शैली की मान्यता मिली, उसके बाद से इस शैली को एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिली मुगलों के ही दरबार में। जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारे तानसेन थे वो तानसेन जो थे वो ध्रुपद गायन शैली में उनकी महारत थी और उस समय ज्यादातर लोग ध्रुपद गायन शैली की विद्या में निपुण थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो ध्रुपद गाने वाले थे उनको कलावंत भी कहा जाता था। जो हमारे ध्रुपद गायन वाले थे कलावंत कहा जाता था। ये एक जब हम अपने किताबें पढ़ते हैं, प्राचीन किताबें पढ़ते हैं या फिर किसी का शोध ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर जो इतिहास पढ़ते हैं, प्रबंध का इतिहास पढ़ते हैं, ध्रुपद का इतिहास पढ़ते हैं, विष्णुपद का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें ये निकल के आएगा कि हमारे ध्रुपद गाने वाले कलाकारों को क्या कहा जाता था। तो ये आप लोगों की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न कि ध्रुपद गायन गाने जाने वाले कलाकारों को हम लोग जो ग्वालियर के समय थे या मुगल के समय आए, वो लोग उसको कलावंत के रूप में जाने। और ये ख्याल गायन शैली के जब कलावंत आगे बढ़े और समाज में बहुत से मतलब आदर उनको मिलने लगी और उनको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा, एक तरीके से कह लीजिए, तो उसमें आप लोगों को आप पता चलेगा कि कैसे वही आगे चल करके आप लोगों का ख्याल गायन शैली में ख्याल गायन शैली को आगे नई शैली के रूप में लेकर के आते। पहले तो ख्याल गायन था नहीं, मुगलों के पहले मध्यकाल से पहले ख्याल गायन कोई अलग से गायन शैली एक गायन होती थी जो बराबर मात्रा में चलती थी या यदि थोड़ी बहुत बदलाव के रूप में चलती थी, तो वही एक प्रकार की गायन शैली ही थी जो चलती थी। ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये सब मध्यकाल के बाद आई। पिछली बार भी जैसे मैंने बताया था कि नोटेशन पद्धति हमारी पहले नहीं थी, नोटेशन पद्धति हमारी बाद में आई। उसी प्रकार से जो ख्याल गायन शैली का हमारा उत्थान माना जाता है वो भी हमारे मिडिल समय का माना जाता है, मिडिल काल का है। और हम लोग जब ख्याल गायन शैली में चलते हैं तो बड़ा ख्याल की भी जो हमारी स्थिति थी वो मिडल के समय से कम मानिए। जब हम लोग उसको कह लें कि एंशिएंट पीरियड में तो ख्याल का कोई चक्कर ही नहीं था कि उस समय कोई ख्याल गायन शैली चलती थी। उस समय एक गायन शैली चलती थी जो साम गायन शैली थी, साम गायन पद्धति थी, ऋचाओं को गाई जाती थी। लेकिन मेडुअल काल में जब हम लोग आते हैं तो उस समय हमारी जो ख्याल गायन शैली चली उसमें सबसे पहले एक जो सिंपल गाने को ही कह ले उसको बाद में छोटा ख्याल के रूप में
द्रुत ख्याल के रूप में। उसके बाद विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल का समय। ऐसा माना जाता है कि जौनपुर के जो सुल्तान थे हुसैन शर्की साहब, वो ख्याल गायन परंपरा को आगे बढ़ाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अक्सर इस तरह के प्रश्न आप लोगों के कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि ख्याल गायन शैली को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसका हाथ माना जाता है, तो वो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की साहब जो शासक थे, वो बहुत अच्छे एक संगीतकार भी थे और वो शासक भी थे वहां के, और उनके समय ख्याल गायन शैली का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ और उन्होंने इस शैली का आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज में ख्याल शैली जो धीरे धीरे बढ़ती, वो ध्रुपद के स्थान को थोड़ा सा कह लीजिए तो कम करती गई। ध्रुपद गायन शैली जो ख्याल गायन शैली, तो लोगों का उसमें रुचि ज्यादा आने लगा और ध्रुपद गायन शैली का एक कह लीजिए थोड़ा सा पीछे हो गया। आज भी आप देखेंगे कि ध्रुपद गायक गायिकाएं कम मिलते हैं। जिस तरीके से अभी आप देखिए कि पहले जो है ध्रुपद जब गाते थे तो पखावज ही बजता था, तो पखावज भी हमारा वादन दक्षिण भारत में तो बहुत है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी दशा थोड़ा सा सोचनीय हो गई है, बहुत कम हो गई है। इसमें बहुत ज्यादा खोज की, बहुत रिसर्च की जरूरत है। मैंने फिर कहा कि आज भी हमारी उत्तर भारत संगीत मिश्रित होती रहती है, जैसे हमारे अंग्रेज आ गए तो उनसे भी मिश्रित हो गई। दक्षिण भारत के संगीत पे किसी के आने से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। और जब हम आगे चलते हैं कि ध्रुपद गायन शैली, जब हुसैन शर्की साहब ने ख्याल गायन को आगे बढ़ाया, तो एक कह लीजिए कि एक कलावंत वर्ग था जो कि धीरे धीरे समाज को ख्याल शैली की ओर लेता गया, और ध्रुपद गायन शैली का कह लीजिए एक पोषक के रूप में जो कहा जाता है, वो उसमें कमी आ गई और उसकी गायन शैली धीरे धीरे, अभी उस समय तो कम नहीं हुआ था, अकबर के काल में और आपके मियां तानसेन, उसके बाद उनकी बेटी सरस्वती और उनके जो बाकी अनुयायी थे, वो लोग गाते बजाते थे। उस समय तक तो ऐसा नहीं था कि ध्रुपद गायन शैली, लेकिन धीरे धीरे जब हम और आगे चलते हैं मेडवल के लास्ट में औरंगजेब के बाद, उसके बाद हमें लगता है कि ध्रुपद गायन शैली में थोड़ी सी कमी आने लगी, उसकी लोकप्रियता में थोड़ी सी, रचनाओं में कह लीजिए उसकी रचनाएं कम होने लगी, लोकप्रियता तो नहीं कम कही जा सकती, इसको कहना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। तीसरे वर्ग में एक तरीके से इसको रखा जाने लगा ध्रुपद गायन शैली का। ध्रुपद गायन शैली को ही कह लीजिए यदि कि उसमें अंतरा और स्थाई आलाप, बढ़त, इस तरीके से तान वान का मिश्रण करके जो हमारे ख्याल की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, वो भी ध्रुपद धमार की ही गायन शैली से माना जाता है। तो ये सब जैसे जैसे हमारी हुई है विकास, ये आपको अपने शोध में यदि आपका ये इस तरह का विषय रहता है तो आपको भी ये लिखते चलना होगा, और ये जहां से आप चाहे आप यदि किसी का लेक्चर सुन के आपको लगता है कि हमने ये चीज अपने शोध के अनुरूप पाई है, तो उसका लेक्चर आप लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये चीज उनके उद्बोधन में सुना था, या उन्होंने ऑनलाइन ऐसा पढ़ाया था, या उन्होंने हमें क्लास में ऐसा पढ़ाया था, तो ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। ये भी हमारे शोध का एक पार्ट है। और हम अपने जब शोध में अपने कि कहाँ से ऐसा आपको लगता है कि ये चीज हुई, तो ये कहीं आपके ऊपर अनापत्ति नहीं की जाएगी कि आपने ये चीज क्यों लिखा, ये आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कह लीजिए जब हम थोड़ा सा अब ध्रुपद ख्याल से आगे चले, तो जो हमारी भक्ति रस की धारा थी वो किस प्रकार से हमारी आगे बढ़ी, वो किस प्रकार से चली, उस पर हम लोग चलेंगे। कि जैसे भक्ति रस हुआ, या फिर हमारी जो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या बेटा? हेलो, आ रही मैम। अच्छा,
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं पहुंचती। ठीक है, तो जब हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो कवि थे वो किस प्रकार से जो गायन अपना लिखते थे, कुछ लोग भक्ति मार्ग पे लिखते थे, कुछ लोग जो हमारे सांसारिक जीवन है उसके बारे में लिखते थे। उसको कौन सा मार्ग बोलेंगे भक्ति मार्ग के अलावा? तो ये तो हमने रस के बारे में बताया। जैसे रस में तो आप लोगों को पता ही है कि भरत मुनि ने कितने रस माने, उसी के आधार पर है। भक्ति रस को रख लीजिए, श्रृंगार रस रख लीजिए, सौंदर्य रस रख लीजिए, आप जो है वीर रस रख लीजिए, जो भी आप रस लेते हैं। तो वो जो हमारे रचनाकार थे, चाहे सूरदास जी हो, मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, वो किस प्रकार अपने पदों में रसों की किस प्रकार से समावेश किया, कैसे रस प्रकार, भाव प्रकार, इस प्रकार से उनकी रचनाएं थी कि वो लोगों के जन जन में, आम जन में जो कही जाती है वो बहुत ही आसानी से पहुंच गई। और हमारी जो काव्य थी वो ही हमारी जो संगीत रसिक थे, संगीत प्रेमी थे, जो हमारे संगीत को आगे बढ़ाते थे, जो गद्यों को स्वरबद्ध करके फिर उनको, या फिर ना स्वरबद्ध किए हो, ऐसे ही गुनगुनाने लगे हो। तो क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी कि वो बहुत ही सलीके से लिखी गई थी, बहुत ही तुक बैठा करके लिखी गई थी, बहुत ही भावपूर्ण थी, जिससे कि हम लोग उसको आसानी से गा बजा पाए और हम उसको आगे बढ़ा पाए। और जो हमारे उस समय के भक्त थे, भक्त गायक थे, ये जैसे मीराबाई थी, संत कबीरदास जी थे, सूरदास जी थे, मीराबाई तुलसीदास जी थे। ये लोग जो है, कोई ऐसा नहीं था कि ये लोग कोई बहुत संगीत की बहुत बड़ी इन्होंने शिक्षा ली थी। ये बस एक प्रकार से कह लीजिए कि संगीत को पवित्र मानते थे, या अपने गद्य को पवित्र मानते थे। एक शांति प्रिय तरीके से वो लोग अपना चुपचाप बैठ के कला की साधना करते थे, अपनी कला की, जो गद्य लिख रहे हैं उसकी, और उसी को एक रूप दिए गाने का, जो कि बहुत ही पूज्य और बहुत ही पवित्र निकल के सामने आया समाज के। और उसको बड़े बड़े, चाहे जो शिक्षा लिए हो संगीत की वो गा रहे हो, या जो ना लिए हो संगीत की शिक्षा वो गा रहे हो। आप ये देखिएगा कि बहुत से ऐसे आज भी बच्चे हैं, या फिर महिलाएं हैं, या लड़कियां हैं, या कोई भी ऐसा आम आदमी है जो कि संगीत की शिक्षा नहीं लिया हो, लेकिन यदि उसको सूरदास के पद, कबीरदास जी के पद, या फिर मीराबाई जी के पद गाने को कहा जाए, तो यदि वो संगीत में उसकी रुचि है, तो संगीत में बिना रुचि वाले अच्छी तरीके से हम लोग उसको गा बजा सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे अकबर का काल था, अकबर, सम्राट अकबर थे, वो बहुत ही शांति प्रिय राजा के रूप में रहे, बहुत ही शांति प्रिय सम्राट के रूप में माने गए। ऐसा माना जाता है कि शायद उस समय इसीलिए इतने बड़े बड़े हमारे जो भक्ति रस प्रधान पद्य लिखे गए, या जो लिखे, जो हमारे ये कलाकार हुए, सूरदास जी या फिर कबीरदास जी, मीराबाई जी, और भी जो हुए, वो इन्हीं की ऐसा माना जाता है कि उस समय का स्वर्णिक विकास क्यों था, क्योंकि सम्राट अकबर को भी संगीत से बहुत ही लगाव था, और संगीत को बहुत संरक्षण देते थे, संगीत कलाकारों को सम्मान देते थे, और उनका भरण पोषण करने के लिए उनको ये छूट थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि इसी वजह से संगीत की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। अभी हमने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का। उन्होंने भी ये बात बोली कि हम किस प्रकार से अपने संगीत को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम करें। अब तो उस्ताद जी नहीं रहे, लेकिन आप लोगों को पता है कि बिस्मिल्लाह खां जी अंतरराष्ट्रीय कलाकार थे, और वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, अपने जगह पे जहाँ थे बनारस में, वहीं बैठ के अपने शहनाई वादन करते थे।
और उन्हीं के इंटरव्यू में मैंने ये सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो अभी मैंने पढ़ाते समय ये नोटिस किया कि अकबर जी ने किस प्रकार अपने लोगों को, अपने मतलब कि जो हमारे आम जनता थी, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो गद्य लिखता हो, चाहे वो पद्य लिखता हो, चाहे वो फिर नृत्य करता हो, उसको किस प्रकार से उन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो ये बिस्मिल्लाह खां साहब ने बोला कि हमारे पास जब आय का स्रोत नहीं है तो हम अपने जो गायन वादन है उसको सुरुचिपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते, हम उसमें कोई नई चीज नहीं ला सकते। वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो इतने ज्यादा उसमें डूब चुके थे कि वो जो ही बजा देते थे वो ही एक नया था, वो हर दिन नया निकालते थे धुन, हर दिन वो नई चीजें पेश करते थे, चाहे वही धुन उन्होंने कभी बजाई हो, पर वो यदि अभी पुनः बजा रहे हैं तो उसमें कुछ नई चीज ही निकल के आती थी। तो ये बिस्मिल्लाह खां साहब का कहना था कि हमारी जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए कि जो गायक वादक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो मंचीय कलाकार हैं, या फिर जो बैठ के सिर्फ साधना कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अपना भरण पोषण करें। यदि वो अकेले हैं तो भी किस प्रकार से करें, और यदि परिवार है तो किस प्रकार से करें। तो इस वजह से जब हमारा भरण पोषण में हमें परेशानी आ रही है तो हम अपने संगीत को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हम अपनी कला को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये भी एक कारण बनता है हमारे संगीत का प्रदूषित होने का, या संगीत में मिश्रण का, प्रदूषित तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन एक मिश्रण का जो है वो यही वजह है कि हम उसमें कुछ नया करने के चक्कर में कुछ अलग सी चीजों को या बाहरी चीजों को हम अपने संगीत में समावेश कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी संगीत परिवर्तित हो जाती है। तो उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को हर समय यही चिंता रहती है कि हम अपना भरण पोषण या अपने परिवार का किस प्रकार से गुजारा करें। तो ये सरकार की यदि जिम्मेदारी ले लेती कि हाँ, हमारे जो मंचीय कलाकार हैं, जो हमारे संगीत में साधना रत हैं, जो हमारे अन्य कलाकार हैं, चाहे वो दोहा पद गायन कविता लिखते हैं, वो भी किस प्रकार से वो उसमें उस रस में डूब जाए, उस अपनी कला में डूब जाए कि उनकी चीजें कुछ नई चीज निकल के आए। आज भी छोटे छोटे बच्चे, आप जो टैलेंट शो है उसमें देखिए, इतनी बढ़िया, इतना सुंदर गाते हैं, इतनी छोटी छोटी मुर्कियां निकालते हैं, छोटे छोटे गमक निकालते हैं, इतने अच्छी तरीके से किसी गायन को यदि उनको कह दिया जाता है कि थोड़ा सा इसमें बेटा परिवर्तित करके गाओ, तो वहां भी कुछ, सारे नहीं लेकिन एक आध ऐसे हर टैलेंट शो में हर बार जो नया आता है उसमें देख के ही आता है कि कोई ना कोई बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है। तो वो यदि आगे चल के क्या वजह है कि वो ठप हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा शोध का, ये आपका जगह है, शोध के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है कि कैसे जो है हमारे इतने अच्छे बच्चे, छोटे छोटे जो हमारे लिटिल चैम्प्स आ रहे हैं या लिटिल सारेगामापा आ रहा है, उसमें भी बच्चे ऐसे हैं जो समझ चाहिए कि इनका जब 6 महीने का 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो एक तरीके से बहुत ही पीछे चले जाते हैं। जो करना चाहते हैं बीच में 6 महीने या 8 महीने में जो कर पाए वो भी एक गाइडेंस में चलते हैं, वो एक प्रकार से उनको चैनल वाले या फिर जो वहां पे हैं उन लोग भरण पोषण दे रहे हैं तो वो कुछ कर जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं। ये भी एक हमारे रिसर्च के लिए रास्ता है, रिसर्च का एक नया, आपका कह लीजिए कि नया आप लोगों को सब्जेक्ट मिल सकता है, विषय मिल सकता है शोध के लिए कि कैसे हम लोग अपने संगीत की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाएं, और किस प्रकार से ऐसा करें कि हमारी संगीत जैसा वेदों में थी, जैसा पुराणों में थी, जैसा फिर हमारे मिडिल काल में थी, मेडवल काल में थी, वो किस प्रकार से ऐसा हुआ कि हम लोग उसी प्रकार से संगीत की दशा को लेके चले। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा शोध का आधार है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। शोध का ये मुद्दा है कि हम लोग किस प्रकार से अपने आर्टिस्ट को, अपने बच्चों को उसमें जागृत करें, या उनके लिए किस प्रकार से ऐसा माहौल बनाए अनुकूल कि वो कुछ उसमें नया कर सके। तो ये अभी हम लोग फिर से पुनः चलेंगे उसी में कि ये सम्राट अकबर में ये बहुत बड़ी खासियत थी कि वो अपने जो भी दरबार के हों, या यदि उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां तक उनका शासन था, उनमें यदि कोई ऐसा है तो उसके लिए उसकी वो पूरी जिम्मेदारी उठाते थे और उसकी पूरी सुरक्षा भी करते थे, और तभी वो अपने अध्यात्म का या अपने ज्ञान का या अपने अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा
की जो सीमा थी उसको एकदम स्पर्श कर जाती थी। ये एक फैक्ट बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने कुछ अपनी चीजों को मिला करके कही है। ये बात बाहरी हमारे जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने भी कही है, और जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं उसको भी ये बात मानी है कि अकबर के काल में हमारी जो कला की स्थिति थी बहुत ही रिच थी। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ गायन वादन नृत्य करने वाले थे, वो चित्रकला प्रेमी भी यदि है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो प्रचार प्रसार, उनका पूरी जिम्मेदारी लेना, और उनके लिए कितना मतलब क्या कर सकते हैं ये सब, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको दबा दिया जाए या फिर चलो ये किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा उनके दरबार में माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। और पूरे जब तक आप चाहें अपने जो आपका विषय है, जो आपका क्षेत्र है, उसमें आप काम कीजिए, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगा अभी इसमें। हाँ बोलिए बेटा। मैम जैसे आपने कहा भी कि मतलब उस समय का जो राजा हुआ करते थे वो संगीत प्रेमी थे, इसलिए जो है वो जो भी विद्वान या गुणीजन थे संगीत के, उनकी भरण पोषण का पूरा ध्यान रखते थे वो। तो इस नहीं समय नहीं बेटा, जैसे ये उस समय के राजा नहीं, सम्राट अकबर संगीत के प्रेमी थे। हम जब सम्राट अकबर सारे राजा के संगीत प्रेमी। अलावा भी रहे होंगे, जैसे मैम राजा मान सिंह तोमर थे, ये भी तो एक राजा ही थे हाँ, उस समय। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो मतलब इन ऐसे लोगों ने जो है उस मतलब गुणीजन विद्वानों का ख्याल रखते थे कि हाँ जो है इनकी रक्षा करने से हमारी जो संगीत जो धरोहर है वो जो है हाँ रक्षा होगी उसकी भी। हाँ तो बिल्कुल। मैम जैसा आज के परिदृश्य में मतलब आप मतलब सभी लोग जानते हैं लगभग कि शासन सत्ता का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हाँ जब तक तभी उसमें उसमें हाँ हमारे लोग नहीं रहेंगे, संगीत के विद्वान जन या संगीत के जानकार लोग नहीं रहेंगे, हाँ। तो उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। मैंने देखा नहीं। कि काफी काफी संस्थाओं में जो है जहाँ संगीत के जानकार लोग नहीं हैं, जैसे हाँ उत्तर अपने यहाँ इलाहाबाद में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ही है, वहां पर हाँ भी जो है ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जिनको संगीत के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है हाँ। तो कहाँ से हमारी मतलब दशा सुधरेगी? तो अभी तो मैंने क्या बोला, बिस्मिल्लाह खान साहब तो आप ही लोगों के समय के हैं। अब ठीक है कि वो अभी खत्म हो गए 2000, हमें लगता है 4 में खत्म हुए 5 में। तो जी मैम। अभी वो आधुनिक युग के ही हैं। उन्होंने ये बात बोली कि हमारे ये सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि जो हमारे कलाकार हैं, वो चाहे चित्रकारी के हो, चाहे गायन के हो, चाहे वादन के हो, किसी के भी हो, उनका भरण पोषण की वो जिम्मेदारी ले ले, तभी वो संगीत की मतलब अपनी विद्या को पराकाष्ठा तक ले जा सकते हैं। उसको कम से कम टच तो करे कि हाँ हम कितनी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई वो ले जाना चाहे, कम से कम वहां तक तो पहुंच सके। ये चीज उन्होंने बोली है, उसी के बारे में मैं कह रही हूँ। ये बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है, जैसे अभी मतलब ऐसा अभी इस समय बोलना हो सकता हो ये हो जाए कि भाई बीजेपी के या मोदी के फेवर में है, पर मोदी जी ने भी ये चीज बोली कि भाई संगीत के लिए आप लोग शिक्षा लें, संगीत बहुत ही आप लोगों को उच्च स्तर पे ले जाती है, संगीत की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी है तभी। तो ये जी मतलब ये राजा महाराज, या जब हमारा राजा महाराजाओं का समय नहीं है, हमारा सरकारों का समय, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस विषय पे सोचे, और जी उनको मैम। इस विषय पे काम करना चाहिए। जैसे आलोक जी आपने बोला, तो ये काम सच में होना चाहिए, तभी हमारी एक पराकाष्ठा जो होगी वो वहां तक पहुंचेगी अपने विषय पे। जी मैम। तो आप कह रहे हैं कि सही बात है कि यदि जैसे आपने बताया कि सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ संगीत का ज्ञाता नहीं है, कोई शिक्षण संस्थान में है जहाँ पे संगीत का ज्ञाता नहीं है, तो जैसे आपने तो हमारे यहाँ पढ़ा है, जैसे हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में संगीत है, तो संगीत उन्होंने खोल दिया, यूनिवर्सिटी में उन्होंने संगीत खोल दी। तो हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि संगीत में वो गायन भी ले लेते हैं, वादन भी ले लेते हैं, नृत्य भी, यदि नृत्य वाला है उसको भी दे देंगे एडमिशन, यदि वो वादन वाला है उसको भी दे देंगे एडमिशन। फिर क्या होता है, वो बच्चा बाद में बताता है मैडम मेरा तो नृत्य था, यहाँ तो संगीत में एडमिशन हो गया है मेरा। अब ये जो बैठा है उसे तो नहीं पता, या ना जी ही मैम। जो उस प्रशासन में बैठा है, जो मैनेजमेंट में बैठा है, उसे भी नहीं। अरे कावेरी संगीत तो है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। यार चाहे कावेरी है तो कावेरी नहीं है, आलोक जी है, अपूर्वा है, अविनाश है, कोई भी है, तो उनको बोलेंगे अरे संगीत तो है ना। तो वो समस्या तो आपके पास है ना। तो जी मैम। आप तो डिफाइन करते चलते नहीं नहीं भाई हमारे यहाँ वोकल चलता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता, या हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट चलता है वोकल नहीं चलता, या हमारे यहाँ नृत्य चलता है
और वोकल और इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता, या हमारे यहाँ तीनों चलता है तो संगीत में ये तीनों आ गया तो पता चला कि बांसुरी वाला है, वो तो तबले वाला है नहीं इंस्ट्रूमेंट में। तो ये चीज क्या होती है, ये अनिभिज्ञता के कारण ही तो है, ये एक परेशानी का ही तो कारण है। मैं हर साल कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट को मना करती हूँ लास्ट में एग्जाम के समय, नहीं भाई ये हमारे यहाँ विषय नहीं चलता। फिर ये ऊपर से हम लोगों को डांट पड़ती है कि आपने 5 एडमिशन कम कर दिए, वो म्यूजिक के ही बच्चे थे। ये एक फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे दक्षिण भारत में अलग अलग सब चलता है, बीएचयू में भी ये व्यवस्था हो गई है कि आपका संगीत विभाग में एडमिशन हुआ है बांसुरी में, ये पता होना चाहिए। संगीत के विभाग में एडमिशन हो गया है तो ऐसा नहीं, नृत्य में हो गया तो भरतनाट्यम भी कर लेंगे, कथक भी कर लेंगे, और भी जो कुचिपुड़ी है वो भी कर लेंगे, असमिया डांस भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो ये सब अलग अलग है ना, कई चीजें हैं। आप ही लोग यदि 8 बच्चे हैं तो सब वोकल के ही थोड़े होंगे, सब इंस्ट्रूमेंट के ही थोड़े होंगे, और भी विषय के होंगे जो करना चाहेंगे। जरूरी थोड़ी है सब गाना ही गा रहे हो, सब वादन ही कर रहे हो, सब नृत्य ही कर रहे हो। तो ये एक अभी बहुत समय, इस समय तो हमें भी लगता है ऐसा कि संगीत की स्थिति काफी खराब चल रही है। चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो अभी संस्थागत शिक्षणों में या फिर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जहां भी चल रही है, वो सब जगह की ये व्यवस्था है अभी बहुत ही खराब चल रही है। और जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां तो कुछ भी ले लेते हैं, वहां को उससे मतलब ही नहीं है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता। तो ये समस्या आप लोगों के सामने भी आएगी, धीरे धीरे हो सकता हो दूर हो जाए हम सब लोगों के रहते हुए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो आगे हम लोग इसी पे चलते हैं कि हम बिस्मिल्लाह खां जी ने कैसे उन्होंने बताया कि अभी आपके ही बीच के आलोक जी ने भी बताया कि यदि हमारी संगीत के विषय में गहन सोच नहीं है, गहन जानकारी नहीं है, तो हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियां सामने हमारे आती है और हम परेशान होते हैं। तो ये एक यदि हम, अब तो खैर किसी सम्राट का जगह है नहीं, अब तो एक गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट देखती है, तो गवर्नमेंट यदि ये व्यवस्था करे तो बहुत अच्छा है कि हाँ संगीत के भी जो हमारे हों या फिर किसी कला के हों, तो उनको एक सोचने का मुद्दा ना हो कि हम किस प्रकार से अपने घर खर्च को चलाएंगे, अपने बाल बच्चों को चलाएंगे, या खुद हम कैसे, यदि अकेले हैं तो क्या उसका जीवन नहीं चलेगा, वो सिर्फ गाना गा के तो उसका काम नहीं चलेगा, वो कितने दिन जिएगा। कोई ऋषि मुनि है तो नहीं कि वन में चला गया, या तो यही व्यवस्था हो जाए वन में ही चले, तो वन भी तो अब इतने नहीं रह गए, सारे लोग यदि वन में चले जाए तो इतना वन भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी आगे आने वाली समस्याओं में से है, ये भी एक आप लोगों का रिसर्च का विषय हो सकता है। हमारे यदि हम उधर उत्तर भारतीय संगीत में मैम आपकी आवाज नहीं आ प्रभाव रही। ऐसा मानते हैं, नहीं मेरा मैम फोन आ जा रहा बीच में, मैंने अच्छा हाँ। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि यदि हमारे जो संगीत या फिर जो हमारे इधर उधर से जो हमारे विदेशी प्रभाव हमारे संगीत पे पड़ा तो उसका कोई हमें सिर्फ नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। आगे ये मान के रखिए कि उसका निश्चित ही लाभ भी हुआ। जैसे कि हमारे जब मुसलमान या मुगल काल आया, अभी मैंने जैसे बताया कि सम्राट अकबर या आगे चल के और भी लोग जो थे, संगीत का भरण पोषण, संगीत की या अपने कला की प्रति उनको चिंता थी, कलाकारों के प्रति उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनके मन में, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके घर परिवार की उन्होंने चिंता अपने ऊपर ले रखी थी, जिसकी वजह से उन वो लोग अपनी कला में काफी ऊंचाइयों तक गए। तो ये विदेशी जो प्रभाव रहे उसका जो आने से जो हमारे लाभ हुए, जैसे कि हमारे मुगल काल जब आया तो उन्होंने अपने संगीत को जब हमारे संगीत में मिश्रण किया तो एक नई प्रकार की संगीत स्थिति आई। संगीत में किस प्रकार से हम अपने भाव की अभिव्यक्ति की कह लीजिए, जो एक
हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारी संगीत थी वो ज्यादातर श्रृंगारिक पक्ष होती थी और भक्तिमय पक्ष थी, भक्ति प्रधान थी। लेकिन जब हमारी एक आगे मुगलों के प्रभाव आया और आगे जब चला, तो ऐसा मुझे लगता है कि संगीत के मिश्रण से एक जो और नया रूप आया संगीत में, श्रृंगार के जो अलग रूप जिसको कहते हैं, उस वो रूप भी सामने आया कि किस प्रकार से और भी भाव को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार और भी भाव को अपने संगीत में ले आ सकते हैं। श्रृंगार का मतलब जो हमारा था पहले संगीत में, वो ज्यादातर भगवान को, जैसे हमारे इष्ट देव हैं, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे हमारे पार्वती जी हो, चाहे जो भी देवी देवता हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, उनको हम सामने रख करके हम अपनी आराधना करते थे और उसमें हम जो अपने भाव को डालते थे, एक प्रकार से भक्ति प्रधान था। लेकिन जब हमारे दरबारी गायन की परंपरा आई मुगल के बाद या मुगल के समय से, उस समय जो संगीत में आई, तो वो कह लीजिए एक वर्ग था ऐसा जो हम आप यदि बैठे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो सामने एक प्रकृति जो थी, प्रकृति के रूप में, वो चाहे कोई स्त्री हो या चाहे कोई पुरुष हो, तो उसके बारे में जो एक लालित्यमय भाव लेकर के वो गायन साधन होता था, उसका एक नया रूप मुगलों के काल में ऐसा मतलब मैं सोचती हूँ कि एक नई संगीत की स्थिति उस समय आई और लालित्यमय संगीत जिसको कहते हैं वो निकल के आया उस समय। तो हम यदि ये कह लें कि हमारे उत्तर भारत के संगीत मिश्रित होने से कहीं कोई उस पे मतलब उसमें प्रभाव पड़ा, तो अच्छा भी प्रभाव पड़ा, चाहे वो यदि हमारे अंग्रेज आए उनके संगीत के प्रभाव को पड़ा, वेस्टर्न म्यूजिक का जो प्रभाव पड़ा, वो भी हमारे लिए कहीं न कहीं हमारे लिए सही ही रूप लेकर के आया। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सब शास्त्रीय ज्ञाता ही हो और सब जो है बहुत बड़े मार्तंडे संगीत के ही हो, उन्होंने उसका लाभ उठा करके अपने संगीत के मिश्रित रूप में जो फ्यूजन संगीत आया उसका अपना रास्ता अपनाया और उसमें अपने आप को आगे लेकर के गए। तो ये एक नई नई चीजें हैं जो कि आगे भी होंगे काम, इस पे आगे भी चलेंगे इस पे काम। आप लोग जो 8-9 लोग हैं, इन्हीं में से कोई हो सकता हो कि एक नई चीज लेकर के आए संगीत के बारे में, और संगीत का जो हमारा उत्थान हो वो एक अलग तरीके का निकल के आए आपके शोध ग्रंथ द्वारा या आपके शोध कार्य द्वारा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं एक मिनट। कुछ और लगता है कि पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, तो जो हमारे जब हम अपने अभी हम चल रहे थे मेडवल काल में, तो जब तानसेन जी थे, जब उन्होंने अपनी गायन पद्धति को लेकर के आए, तो जो जैसा मैंने बताया कि वो ध्रुपद गायन शैली या प्रबंध गायन शैली का आधुनिक जो रूप था ध्रुपद गायन शैली, और उसके बाद उसके पहले विष्णुपद भी जो गायन वादन होता था वो भी था। इसके द्वारा जो लिखित रूप से हमारा संगीत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, संगीत के ग्रंथ जो सुलभ है आसान रूप से, राग कल्पद्रुम, उसमें ऐसा ऐसा लिखा गया है, या जो हमारे ध्रुपद पुराने घरानों के संबंध, कलावंत थे जो गाते बजाते थे, उनको किस प्रकार से संगीत की जो ध्रुपद गायन वादन करते थे, उनको किस प्रकार से कंठस्थ थी। या तो ये भी एक हमारा शोध का नया टॉपिक निकल के आ सकता है कि कैसे संगीत के जो स्वर थे, संगीत के जो चाल चलन थे, वो किस प्रकार से कंठस्थ थे। वो कोई याद करने की चीज तो थी नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है उसको समझने की चीज थी। हम लोग उसको समझते थे कि हाँ, हमने यदि साधा धा पर किया और गमा रे रे सा किया तो हम
कोमल स्वर लगा दें और शुद्ध लगा दें तो कैसे ये अलग हो जाएगा, सारेगपध सा कर दे तो भोपाली हो जाएगा, गमगरे सा कर ले तो बिलावल हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम हमारी जो संगीत की स्थितियां थी, ऐसा जो हमारे राग कल्पतुम राम की किताब है उसमें ये लिखा गया कि कैसे उन्होंने अपने रागों को या अपने गायन को या ध्रुपद गायन भी उस समय होता था, कैसे कंठस्थ उसको करते थे, कैसे याद रखते थे। राग सार है, रागमाला है, गणेश स्तोत्र है, ये उस समय की कुछ किताबें थी जिसमें कंठस्थ करने का भी एक रास्ता बताया गया था। तो ये भी एक आप लोगों को के लिए एक सहज रास्ता है अपने शोध के लिए। अपने शोध में यदि कोई आप इस तरह का चीज सोचना चाहे, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अपने उपयोगी यदि कोई चीज बनाना चाहे इसमें तो बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि सहसरस जो थे उनके अनुसार जो तानसेन की कंठ थी, स्वर था, या उनके जो साधना करने का तरीका था वो किस प्रकार से पुष्ट और पाटदार था। पाटदार को क्या कहेंगे, पुष्ट था क्या कहेंगे इसको, एक ये भी एक आप लोगों के शोध का नया व्यक्तिगत जो मेरा है, जो हमारे कि किशोर कुमार जी थे जो फिल्मी गायक थे, किशोर कुमार जी, उन्होंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। लेकिन मियां तानसेन जी के साथ ऐसा नहीं था, वो तो संगीत की स्वामी हरिदास जी से बहुत अच्छी शिक्षा लिए थे। स्वामी हरिदास खुद ही उनको लेके आए थे। आप लोग जब इतिहास पढ़े होंगे तो देखे होंगे किस प्रकार उन्होंने तानसेन को ले आए और अपने आश्रम में रखकर संगीत की शिक्षा दी। ये तो पता ही है कि आप लोगों को कि तानसेन अकबर के दरबारी गायक बाद में बने, पहले वो रीवा नरेश के गायक थे। रीवा पे जब अकबर इलाहाबाद आए थे और फिर रीवा नरेश के यहाँ गए तो वहां से वो उनको मांग के लेके गए कि ये हमको दीजिए, या कह लीजिए उनसे जीत के लेके गए। आप जब इसका पढ़ेंगे तो ये सामने आएगा। इलाहाबाद में जब आप जाएंगे मैहर घराना तो वहां ये चीजें आपको निकल के आएगी कि अकबर ने किस प्रकार से रीवा नरेश से छीन करके तानसेन जी को लाया था। अकबर के काल के ये अकबर के दरबारी गायक बाद में ये बने, पहले ये रीवा नरेश के दरबार के गायक थे और बहुत बड़े गायक थे, और वहीं पे ये स्वामी हरिदास जी से शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। उसके बाद रीवा नरेश ने इनको लिया था और उन्होंने इनको बहुत अच्छे से रखा था, बहुत मतलब स्वस्थ और बहुत ही जिसको कह लीजिए, या उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी थी। बाद में फिर अकबर जब आए इलाहाबाद और वहां पर पे उन्होंने अपने कुछ जो उस समय होता था आक्रमण करके जीतते थे, उसमें वो बगल में ही रीवा है इलाहाबाद के, और वहीं से वो तानसेन जी को लेके गए थे। ये आप जब यदि आप घरानों पे जाएंगे, मैहर घराना जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें निकल के आएंगी कि कहाँ से हमारे मियां तानसेन गए। मियां तानसेन वहां जाकर के मियां बने, इसके पहले तन्ना मिश्र ही थे। ये आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब चीजें पता चलेंगी। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति काल की और अधिक कह लीजिए कि 16वीं शताब्दी में भक्ति की बहुत ज्यादा प्रभाव था, और आगे चलते हैं तो स्वामी हरिदास भी उसी समय के थे लगभग, या थोड़ा उससे पहले कह लीजिए। तो ये भी हमारे भक्ति मार्ग के ही गायक थे। जैसे अभी मैंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जी का बोला, वैसे स्वामी हरिदास जी भी थे, और उन्होंने ध्रुपद गायन शैली, प्रबंध गायन शैली या विष्णु पद जो गायक थे गायन वादन थी, उसकी बहुत ज्यादा इन्होंने शिक्षा, मतलब खुद उन्होंने उस पर बहुत काम किया था, और बहुत इनके पास मैटर था, इनके अनगिनत मैटर थे जो कि हमें लगता है आज भी उतने मिल नहीं पाए हैं। इस पे एक खोज चल रहा है कि स्वामी हरिदास जी की कृतियां संपूर्ण नहीं मिली हैं। जैसे आप लोगों को नालंदा की बहुत सारे ग्रंथ जला दिए गए,
वही हाल हुआ स्वामी हरिदास जी की भी। बहुत पहले तो कोई ऐसी सामग्री नहीं थी ना, कोई ऐसा साइंटिफिक वो तो था नहीं कि हाँ किसी, जैसे आजकल तो लेमिनेशन करा दिया जाता है, सब चीजें सुरक्षित रह रही। पहले ऐसा कुछ था नहीं कि किस प्रकार से शोध ग्रंथों को हम सुरक्षित रख सके। यदि किसी पेज या पहले लोग पत्तों पे लिखते थे, फिर कुछ पेज वगैरह का आया तो पेज पे कागज पे लिखने लगे, तो वो कुछ लोग कपड़ों पे भी लिखने लगे। तो स्याही ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा वो बहुत दिनों तक रह सके। बारिश हुई, कुछ हुआ तो बह गया या अपने आप उड़ गया। स्याही की भी बहुत अभी तो डॉट पेन से लिख दीजिए तो बहुत दिन तक रहता है। तो पहले डॉट पेन की व्यवस्था तो थी नहीं, ऐसे रंगों को, जो प्राकृतिक रंग होते थे उसी को स्याही बना करके लिखी जाती थी। तो जो संग्रह की स्थिति थी वो बहुत ही कह लीजिए कि हमारी आधुनिक भारत की जितनी अच्छी है वो प्राचीन भारत में नहीं थी। बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम देखते हैं संग्रह की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने चीजों को ताम्र पत्र या फिर पीतल के पत्र पे लिखवा के रखा, जो आज भी सुरक्षित है, या पत्थरों पे इंगित कर दिया, जिससे आज भी कहीं ना कहीं वो दबी मिल जाती है तो वो हमारे उपयोगी हो जाती है। लेकिन यदि हम पत्तों पे लिख देते हैं, कागज पे लिख देते हैं, कपड़ों पे लिख देते हैं, तो वो कुछ दिन बाद हमारे लिए बेकार हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। तो जो संग्रह की स्थिति थी वो हमारी इस समय की आधुनिक भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था, आधुनिक भारत में नहीं, आधुनिक पूरे विश्व में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब तो छोटे छोटे चिप में अनगिनत चीजें आ जा रही हैं, तो जो हम लिख करके रख ले रहे हैं, लेमिनेशन करा ले रहे हैं, वो चीजें या फोटो निकाल के रख रहे हैं, वो बहुत दिनों तक रह रही है। फिर उसको यदि मिटने लगी, खराब होने लगी, तो नया रूप ले लेते हैं, नया रूप उसको टाइप करा करके रख लेते हैं, और या यदि मोबाइल में है तो निकाल के फिर से उसी तरीके से रख लेते हैं। तो फिर वो हमें लगता है कि 40-50 साल 100 साल तक सुरक्षित रह रही है। तो जो हमारे हरिदास जी के ग्रंथ थे, हरिदास जी के ग्रंथ ने जो उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कार्य किया था, संगीत में साधना की थी, संगीत को किस प्रकार से उन्होंने मियां तानसेन जी को शिक्षा दी थी, वो चीजें आज भी एक खोज का विषय है कि वो आज भी कोई नहीं पाया कि स्वामी हरिदास जी किस प्रकार शिक्षा दीक्षा मियां तानसेन जी को या अन्य शिष्य, उन्होंने तो और भी शिष्यों को सिखाया था, किस प्रकार थी। सभी शिक्षक उस समय के बहुत उनके जो थे, जो आगे चल के बहुत मूर्धन्य कलाकार बने, बहुत ही संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो ये भी एक खोज का विषय है। ये आप लोग अपने, यदि अभी भी विषय सोच रहे हैं का टॉपिक सोच रहे हो, तो ये भी एक ले सकते हैं कि जो हमारे विद्वान थे उस समय के, मध्यकाल काल के या फिर प्राचीन काल के, या वो किस प्रकार से अपने संगीत जो छात्र थे, जो जिनको अपने गुरु शिष्य परंपरा में ले जाकर के सिखाते थे, उनको किस प्रकार आखिर अपनी शिक्षण शैली देते थे, जो कि वो विद्वान ही बनते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे, बहुत ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को बहुत बढ़िया सिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शिष्य नहीं निकल पाता है। तो ये कितना गुण दोष है उसका, शिष्य का। और कुछ शिष्य ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, पर वही गुरु या कोई और गुरु शिक्षा नहीं दे पा रहा है उसको उस तरीके से। ये भी आज हमारे शोध का कारण है, शोध के विषय है कि किस प्रकार से हम लोग सिखा रहे हैं तो हमारा बच्चा सीख नहीं पा रहा है, या कोई छात्र वहां से सीख नहीं पा रहा है, उससे शिक्षा ले नहीं पा रहा है, या जो शिक्षा देना चाह रहा है गुरु, वो शिक्षा वो बच्चा नहीं ले पा रहा है, वो स्टूडेंट नहीं ले पा रहा है, उसको गति नहीं दे पा रहा है। क्यों ऐसा? क्या कोई भटकाव है गुरु में या शिष्य में? कहीं ना कहीं तो है भटकाव, जिससे हम, जो स्वामी हरिदास जी ने सिखा दिया, मियां तानसेन जी ने अपने शिष्यों को सिखा दिया, या जो हमारे घरानेदार गायक हुए, बड़े बड़े कलाकार, उन्होंने जो अपने शिष्यों को सिखा दिया, वो चीजें आज क्यों नहीं निखर के आती? यदि 1000 कोई है तो कोई एक निकल के आ रहा है। पहले तो 100 है तो वो 100 में से कम 80 या 60 तो आते ही थे, बड़े कलाकार बन करके, बड़े अपने क्षेत्र में, जो चाहे वो गायक के हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र के चित्रकारी के हो, चाहे पेंटिंग के हो, मतलब किसी के भी हो, चित्रकारी पेंटिंग एक ही हो गई, तो वो किसी भी क्षेत्र के हो। तो वो पहले क्या था कि कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, और आज कैसे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन अपने घरों में बैठ के किसी प्रकार से खोज कर
करके किस प्रकार से वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं और कुछ नया करने की चाह रख करके कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो ये कमियां आ रही हैं, ये एक हमारे रिसर्च का विषय है और इस पे हमें आपको जो हमारे नए छात्र हैं उनको खोज करनी चाहिए और अपने लिए एक नया रास्ता उसमें निकालना चाहिए कि कैसे हम इनके लिए सुगमता ले आए कि हम यदि किसी गुरु से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं या किसी भी कला की शिक्षा ले रहे हैं तो उसकी ऊंचाई तक पहुंचे, उसमें एक नया रूप दे पाए उसका, हाँ, ताकि उस गुरु को भी लगे कि मैंने, जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम और काम के लिए, उस गुरु को लगे कि हाँ मैंने जो सिखाया उस छात्र तक पहुंचा, शिष्य तक पहुंचा, और उस शिष्य को भी ऐसा लगे कि हम जो सीख रहे हैं उसमें हम कुछ नया कर जाए। ये ना सोचे, ये इस सोच को बाहर रखे कि इससे हमारा नाम होगा या कुछ, नाम तो होना ही है। यदि वो एक ऊंचाई तक जाता है तो नाम, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसका तो अपने आप ही नाम होना है। तो नाम की चिंता सोच करके हम उसमें काम करें और हम अपने गुरु से शिक्षा ले, और अपने जब शिक्षा ले तो उसमें कुछ नई चीजें किस प्रकार से हम डालें, ये हमारे रिसर्च का एक विषय होना चाहिए। रिसर्च के लिए हम आपको बताएंगे और आप उस पर काम करेंगे, आपके शिक्षक बताएंगे और आप उस पर काम करेंगे। नया ये शोध का विषय हो सकता है कि कैसे हमारी शिक्षा पद्धति या हमारी जो संगीत की शिक्षा पद्धति है या हमारी जो कला की शिक्षा पद्धति है वो हमारी आगे बढ़ सके, वो हमारी एक ऊंचाई तक जा सके। जैसे ऐसा माना जाता है कि संगीत एक समंदर है, इसमें अनगिनत चीजें हैं, इसका कोई आदि नहीं अभी तक कोई खोज पाया और ना ही कोई अंत खोज पाया। तो हम उस समुंदर में क्यों नहीं जाए, और ये ऐसा क्यों ना हम यदि शिक्षक हैं तो क्यों ना हम छात्र को, जो हमारे सामने है, जो शिष्य है, उसको इस तरीके से प्रेरित करें कि आप इसमें आगे बढ़िए और इस तरीके से जाइए। आगे बढ़ने कह देने से नहीं, उसमें किस तरीके से जाए कि उसमें आप समुद्र में ऐसे तो आपको आगे फेंक दिया जाए तो आप या तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यही होगा। और यदि आप तैरना सीख गए तो इसमें तो बहुत कम हो सकता है, इतनी तेज उसकी लहर होती है। तो वही संगीत का हाल है कि हम उसको छोड़ देंगे तो शायद हमारा नहीं हो पाएगा। उसको किस प्रकार से शिक्षा दे, संगीत का ही नहीं किसी भी कला का, किस प्रकार से शिक्षा दे कि वो उसकी ऊंचाई तक पहुंचे और उसमें कुछ नया चीज लेकर के सामने निकाल के ले आए, और जो हमारे संगीत के लिए उपयोगी हो, जो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। ये कार्य, ये हमारी जो नई पीढ़ी है इनको लेना होगा, इनको समझना होगा, इनको बताना होगा। ये हमारी आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। आगे किसी और को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है बेटा। मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ जैसे कबीरदास, सूरदास या मतलब वेदों में जो भी मतलब शोध के जो मतलब एक संभावना है, मैम उसमें बिंदु कैसे बन सकता है, मतलब उस शोध बिंदु कैसे बनेगा, उसमें कैसे क्या होगा विषय? हाँ, जैसे मैंने अभी बोला ना कि एक बीएचयू से सेमिनार का आया हुआ है मेरे पास, आप लोगों तक आपकी मैडम द्वारा पहुंच जाएगा, मैं भेज दूंगी। तो देखिए उन्होंने जैसे कबीरदास को लिया है विषय, कबीरदास के दोहों पर, कबीरदास की वाणियों पे, तो कैसे उन्होंने उसके ऊपर बिंदु बनाए हैं, कम से कम उन्होंने 30 बिंदु बनाए, ऐसा मुझे अभी तक याद है, और बिंदु होंगे, मैंने पूरा भी हो सकता है ध्यान से ना हो। तो कैसे उन्होंने टॉपिक डिसाइड किया, कैसे उसके अंतर्गत अपना बाकी चीजों को रखा है। तो ये आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, ये ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। मैं आप लोगों तक उसको भेजूंगी जो आपके ये विषय और टॉपिक का बिंदु की जो समस्या है उससे हमें लगता है आपको जरूर रास्ता एक नया मिलेगा। जो आपने बोला ना कि कैसे कबीरदास जी और सूरदास जी या किसी पर भी हम यदि काम करते हैं तो हम कैसे बिंदु निकालेंगे, तो ये बिंदु उससे और भी, जैसे हमने अभी सेमिनार और भी जगह के हैं हमारे पास, उसके टॉपिक रखे हुए हैं, उस पे बिंदु जो बने हुए वो हैं, वो आप तक मैं भेजूंगी और आप उसमें देखिएगा कि कैसे वो निकालते हो, आपको खुद आपके दिमाग खुलेंगे। जैसे मैं यदि बताऊं
कि आपने पूछा सूरदास जी पे, तो सूरदास जी का यदि मैं बता रही हूँ तो जो मैं बताई हूँ उतना ही तक आप जानेंगे। लेकिन जब आपके सामने एक लिखा हुआ प्रारूप रहेगा जो मैं आपको भेजूंगी, उसको आप देखेंगे, या आप जब कोई रिसर्च ग्रंथ देखेंगे किसी का भी, उसको आप देखेंगे तो आपके अपने दिमाग खुलेंगे, आपको अपना खुद लगेगा कि ऐसे हमारे अन्य अध्याय होने चाहिए, अन्य हमारे और जो सोचने की शक्ति है, या हमें जो विषय और भी हम इसके अंतर्गत कुछ और चैप्टराइजेशन करना चाहें तो वो कैसे निकल के आएगा। यदि हम अभी जैसे मैंने बोला कि यदि मैं बोलती हूँ कि हम संगीत शिक्षा कबीरदास जी के दोहों पर किस प्रकार से हमारा जो है चैप्टराइजेशन होगा, तो वो इस प्रकार से होगा कि कबीरदास जी पहले तो कहाँ के थे, उनकी कहाँ से जन्मस्थली थी, या उन्होंने जो दोहा लिखे वो किस प्रकार से थे, या उन्होंने जो दोहा जो हमारे बिंदु और बनते हैं तो वो यदि काव्य प्रधान थे तो किस प्रकार से वो सामाजिक चेतना को भी जगाते हुए थे, किस प्रकार से हमारे सामाजिक परिदृश्य को दिखाते हुए थे, कितना उनके संगीत की उपयोगिता, कितना दार्शनिक था, कितना भक्ति से संबंधित था, कितना श्रृंगारिक था, कितना व्यवहारिक था। इस तरीके से हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बनेंगे। ओके मैम। पॉइंट बनाने का यही एक तरीका है आसान, कि आप हर चीज को पहले उसकी जड़ से लेकर के आइए, और फिर कैसे वो हमारे लिए कितना कारगर है, समाज के लिए कितना कारगर है, हमारे विषय के लिए कितना कारगर है, कितना हमारे यदि विषय जो भी विषय है उसमें जो हमारे प्रधान है विशेष, चाहे वो श्रृंगारिक प्रधान हो, चाहे सामाजिक प्रधान हो, चाहे वो पारिदृशिक प्रधान हो, चाहे वो दार्शनिक प्रधान हो, चाहे हमारा ऐतिहासिक प्रधान हो, वो किस प्रकार से, इस प्रकार से हम अपने छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। पॉइंट्स ऐसे ही बनाइएगा आप लोग हर विषय को। ऐसा नहीं कि आपने संगीत लिया तो सिर्फ संगीत से ही जोड़ेंगे, उसका जो अन्य विषय उनको भी ऐड कीजिए। आप लोग मास्टर में पढ़े होंगे सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र का अन्य विषयों से या संगीत का अन्य विषयों से कितना संबंध है। आजकल इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने विषय से हटके दूसरे विषय को भी समझें, दूसरी चीज को, साइंस को भी समझें, गणित को भी, साइंस में गणित को भी समझें, यदि आप संगीत के हैं तो इतिहास को समझे, इतिहास के हैं तो संगीत को समझे। मतलब अपने विषय से इतर भी आप उसको सोचिए। आपका शोध ग्रंथ ऐसा मुखर होना चाहिए कि आपका अन्य विषय से भी उसमें जुड़ाव हो सके। तो यदि आप किसी गायक का, किसी विशेष कलाकार का लेते हैं तो उनका क्या सामाजिक प्रभाव है, क्या आर्थिक प्रभाव है, क्या दार्शनिक प्रभाव है, कितना भक्ति प्रभाव है, कितना उसका श्रृंगारिक महत्व है, ये सारी चीजें आप, ये सारी चीजों का आप पॉइंट बनाते चलेंगे। कम से कम 10 पॉइंट एक उस पे बनेगा। उसके बाद अगले जब आप लेते हैं तो उसके अगले उस पे कम से कम 5-7 पॉइंट बनाते बनाते, इस प्रकार से आप 10-10 पॉइंट बनाते या 7-8 पॉइंट बनाएंगे तो आपके लिए काफी पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है बेटा? जी मैम। और कोई डाउट है बेटा किसी को? लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जैसे कि आलोक, आपने पिछली बार बोला था कि आपको लोक संगीत से ही लेना है, तो मैंने बोला था कि जो लोक संगीत लीजिएगा तो लोक विधा कितने हैं ये सब कुछ अपने उसमें इंक्लूड करते चलिएगा। लोक विधा में जितने सिर्फ ये नहीं कि गायकी ही रखिए, उसकी कितनी वादन शैली है, कौन कौन से वादन शैली है, किस प्रकार से उसका वस्त्र विन्यास है, किस प्रकार से उसका पारिवारिक या सामाजिक परिदृश्य है, उसको भी लेते चलेंगे तो आपके रिसर्च को एक अच्छा सा जड़ मिलेगा, अच्छा सा क्या बोलेंगे उसको, एक उसका जो नया रूप निकल के आएगा वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। यदि आप उसको केंद्रित कर देंगे सिर्फ आप अपने गायन से, संगीत आपका विषय है तो संगीत में सारे चीज को लीजिएगा, ऐसा मत रखिएगा कि हमने सिर्फ गायन को ही लिया।
उसमें कोशिश कीजिएगा कि आपके उसमें उसका सामाजिक परिदृश्य, उसकी गायन शैली, उसका पहनावा, उसका वाद्य यंत्र, उसके कौन कौन से वाद्य यंत्र या फिर उसके कौन कौन सी वेशभूषा है, इसको भी आप लेते हुए चलिएगा, अपने विषय में जोड़ते हुए चलिएगा। चाहे वो जिसका भी हो, जरूरी नहीं है कि आलोक को मैंने बोला वो किसी का भी हो सकता है, श्रुति का भी हो सकता है, वैशाली का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बहुत से बच्चे पिछली बार ऐसा बोले थे कि वो तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन में भी इस तरह की चीजों को आप रख सकते हैं कि कैसे उनकी पहनावा की शैली थी, कैसे हमारे परिधान की शैली थी, कैसे उनके बैठने की स्थिति थी, हमारी कैसी बैठने की स्थिति थी, कैसे उनकी बजाने की स्थिति थी। बहुत से लोग देखते हैं कि तबला आप ऐसे घुटनों के बल बैठ के बजाते, बहुत से लोग पूरा दोनों पैर को बैठा करके वज्रासन में बैठ के बजाते हैं, बहुत से लोग वज्रासन समझ रहे ना, दोनों पैर को पीछे करके, और बहुत से लोग ऐसे पलथी मार करके बैठ के बजाते हैं। आजकल तो तबला लोग खड़े होकर के बजा रहे हैं। तो ये हमारी जो है तुलनात्मक अध्ययन में चला जाएगा। वो किसी में भी हो, बांसुरी भी देखिए बहुत से लोग बैठ के जब पूरा अच्छे से बैठ जाते हैं, हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी जो बांसुरी के सबसे ज्यादा बड़े माने जाते हैं बांसुरी वादक, वो किस प्रकार से बांसुरी वादन करते हैं, कितना तल्लीन होकर के, आंखें बंद एकदम, मुद्रा उनकी कैसी होती है, और आजकल की जो बांसुरी बजा रहे हैं उनकी किस प्रकार से मुद्रा, ये हमारी तुलना के एक विषय हो सकता है। वो किसी का भी हो, ये तो अभी जो मुझे ध्यान है वो मैं बोलती चली जा रही हूँ, तबला का और बांसुरी का, वो किसी का भी हो सकता है, ट्रम्पेट का भी हो सकता है, हारमोनियम का भी हो सकता है, वायलिन का भी हो सकता है, वीणा का भी हो सकता है। बहुत सारे आजकल जो ये बज रहे हैं, ये क्या ड्रम टाइप के अलग से होते हैं जिसपे बैठे रहते हैं, उसी पे बैठे रहते हैं और उसको बजाते हैं। एक नया वाद्य है, मैंने कई लोगों को ये बजाते देखा है कि उस वाद्य पे ही बैठे हुए और उसको बजा रहे हैं। ऐसा तो मतलब संगीत में हर चीज को तो हम लोग देवी देवताओं से जोड़ते हैं, उस पर बैठ के नहीं बजा रहे, तो एक नया वादन आया है तभी तो उसको उसी पे बैठ के बजा रहे हैं। तो ये भी हमारे जब हम तुलना करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम आराम से कि संगीत को जहाँ हम लोग एक देवी देवता उसको जोड़ के, इष्ट देव को जोड़ के, एक संगीत की आराधना को जोड़ के करते हैं और हम उस पर बैठ के बजा रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस हमारे आ रहे हैं जो नए नए समय की है, नए आधुनिक काल का है। तो इसको भी हम लोग अपनी तुलना में ले सकते हैं। हारमोनियम को तो पहले ही से बहुत से लोग हवा के द्वारा जो हारमोनियम बजाते थे, तो पैरों से भी हवा लेते हैं और हाथ से भी धोकी मार करके हवा लेते हैं। बहुत से लोग एक हाथ से धोकी मारते रहते हैं, उसको गले में लटका करके बजाते हैं, जैसा राज कपूर साहब जी ने अपने फिल्मों में कई बार बजाया। तो वो भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसमें भी तुलना कर सकते हैं। किताबों के बारे में तो आप करेंगे ही, आप में से ही किसी का विषय है, तो ये एक जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो किसी भी चीज को, किसी भी रास्ते को छोड़ना नहीं है, हमें सभी को हमें लेके रखना है, सभी को अपने आधार मान करके उसको लिखते चलना है, उसको प्रमाणित भी करते चलना है साथ में। और आपको क्या फीलिंग आती है उसको लिखने पर, जब आप 100 लाइन लिखेंगे तो एक लाइन जरूर आपकी फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर की चीज निकल के आनी चाहिए उसमें, ऐसा होने लगता है। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ अरे ये तो मेरे साथ, मैंने तो 100 लाइन लिखा, मेरा तो कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया तो अब आनी ही चाहिए, ये आप उसमें डूबेंगे तो अपने आप निकल के आएगी। 100 लाइन के पहले ही हो सकता हो निकल के आ जाए, हो सकता हो कि 150 लाइन के बाद आए, पर आपकी लाइन जरूर निकल के आएगी जब आप रिसर्च करेंगे। वही आपका रिसर्च का एक नया आधार माना जाएगा, नया चीज मानी जाएगी, नई खोज मानी जाएगी। ठीक है जी मैम। ठीक है, फिर आज के लिए ठीक मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा, खुश रहिए।